गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन डी जो है वसा में घुलनशील दूसरा महत्वपूर्ण विटामिन है। इसे अस्थि विकृत नाशक विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि विकृति नाशक विटामिन भी कहते हैं। इसका अगर इतिहास देखें तो सबसे पहले मेलन बी ने 1919 में इसे खोजा था और सन 1922 में मैकोलम तथा साथियों ने कॉड लिवर ऑयल का ऑक्सीकरण करके विटामिन ए से इसको अलग किया तथा विटामिन डी प्राप्त किया। इसे विटामिन डी के खोजकर्ता भी कहते हैं या इन्होंने ही विटामिन डी की खोज की है। फिर हम विटामिन डी का रासायनिक संगठन और प्रकार देखें तो विटामिन डी का हम क्या कहते हैं, रिकेट्स प्रतिरोधक पदार्थों और स्टीरॉल यौगिकों को दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, विटामिन डी कहते हैं। विटामिन डी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेटा विटामिन D2। यह किस में होता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है। इसे अर्गोस्टेरॉल तथा प्रोविटामिन डी भी कहते हैं। अर्गोस्टेरॉल पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों की क्रिया से कैल्सीफेरॉल बनता है और फफूंद तथा खमीर में ये सर्वाधिक पाया जाता है। दूसरा है विटामिन D3। इसे 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ये मछलियों के तेलों में पाया जाता है। मनुष्य की त्वचा के नीचे 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आकर क्या होता है, विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। अब हम विटामिन डी की विशेषताएं देखते हैं। विटामिन डी क्या होता है? अपने शुद्ध रूप में श्वेत रवेदार गंध रहित पदार्थ है। यह ताप, क्षार और ऑक्सीकरण के प्रति स्थिर होता है। यह वसा तथा वसा घोलकों जैसे कि ईथर है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, घुलनशील होता है, परंतु जल में अघुलनशील होता है। वसा में घुलनशील इस विटामिन को किसका मेज़रमेंट अगर देखें तो इसे हम इंटरनेशनल यूनिट में नापते हैं और आजकल इसे माइक्रोग्राम में भी नापा जाता है। एक इंटरनेशनल यूनिट बराबर कितना होता है? 0.025 माइक्रोग्राम होता है। ये शुद्ध विटामिन डी के बराबर होता है। अब हम विटामिन डी के कार्यों की चर्चा करेंगे। तो विटामिन डी के कार्य में सर्वप्रथम जो मुख्य कार्य है, जैसा कि हम कहते हैं कि अस्थि विकृति नाशक विटामिन है, तो इसका पहला कार्य है कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायता प्रदान करना। विटामिन डी छोटी आंत में कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित करता है। इसके अभाव में इन दोनों ही खनिज लवणों का अवशोषण नहीं हो पाता। परिणामतः अधिकांश कैल्शियम तथा फास्फोरस बिना अवशोषित हुए ही शरीर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा इसका कार्य है अस्थियों के निर्माण में। कैल्शियम तथा फास्फोरस अस्थियों के निर्माण में वृद्धि एवं विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। अतः हमें कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण के लिए विटामिन डी आहार में पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करना होता है। विटामिन डी गुर्दे से जो फास्फेट है उसे पुनः एब्जॉर्ब करते हैं और अस्थियों के कार्बनिक फास्फोरस को अकार्बनिक फास्फेट में बदल देते हैं और अस्थियों की वृद्धि, विकास तथा भरण पोषण के लिए ये सभी क्रियाएं अति आवश्यक होती है। परंतु विटामिन डी के अभाव में क्या होता है,
हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट का ठीक से जमाव नहीं हो पाता और हड्डियाँ क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। विटामिन डी का तीसरा कार्य हम देखें, दांतों की मजबूती के लिए अति आवश्यक होता है। विटामिन डी दांतों के डेंटिन तथा इनेमिल वाले भाग में कैल्शियम तथा फास्फोरस के जमाव में क्या करता है, मदद करता है, परंतु विटामिन डी के अभाव में कैल्शियम फॉस्फेट का जमाव नहीं हो पाता और दांत कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन डी आंतों की श्लेष्मिक झिल्ली को कैल्शियम तथा फास्फोरस से युक्त लवणों के अवशोषण के योग्य बनाती है या अवशोषण हेतु उपयोगी बनाता है। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण में कमी आ जाती है। नेक्स्ट कार्य, रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करना। विटामिन डी द्वारा रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, नियंत्रित होती है। जब कभी भी रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी हो जाती है तब ये दोनों ही लवण हड्डियों से निकलकर रक्त में मिल जाते हैं। इस तरह रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस का स्तर बना रहता है और विटामिन डी के अभाव में कैल्शियम तथा फास्फोरस अधिक मात्रा में अस्थियों से निकल आते हैं, जिससे हड्डी में इनकी कमी तथा रक्त में क्या होती है, इसकी अधिकता हो जाती है। अतः विटामिन डी हमें आहार में पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। विटामिन डी रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एक एंजाइम है जिसे अल्कलाइन फास्फेटेज कहते हैं की मात्रा को भी नियंत्रित और नियमित करता है। इस एंजाइम का अस्थियों में भरण पोषण तथा उसकी जो मैट्रिक्स के निर्माण आदि के लिए अति आवश्यक या अति उपयोगी होता है। नेक्स्ट कार्य है शारीरिक वृद्धि हेतु विटामिन डी शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से कैल्शियम तथा फास्फोरस का ठीक से अवशोषण नहीं हो पाता और शरीर की वृद्धि रुक जाती है। फिर है इसका नेक्स्ट कार्य पैराथायरॉयड ग्रंथि पर नियंत्रण भी इसके लिए भी विटामिन डी अति आवश्यक होता है। विटामिन डी पैराथायरॉयड हार्मोन से निकलने वाले या यूँ कह दो कि विटामिन डी जो है पैराथायरॉयड ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को भी क्या करता है, नियंत्रित और नियमित करता है। यह हार्मोन अस्थियों से कैल्शियम तथा फॉस्फेट को निकालकर रक्त में मिला देता है तथा अतिरिक्त फॉस्फेट को मूत्र द्वारा विसर्जित करने में मदद करता है। अतः रक्त में कैल्शियम का स्तर सामान्य बना रहता है और विटामिन डी के अभाव में ये क्रिया संपन्न नहीं हो पाती। फिर नेक्स्ट कार्य है विटामिन डी छोटी आंत के म्यूकोसा में प्रोटीन के संश्लेषण क्रिया में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक है बेटा, विटामिन डी का क्या कार्य थे समझ में आए आप लोगों को? एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होते हैं, अस्थियों के निर्माण में सहायक होते हैं, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है और रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, शारीरिक वृद्धि हेतु आवश्यक होते हैं, पैराथायरॉयड ग्रंथि पर भी इसका नियंत्रण होता है और छोटी आंत के म्यूकोसा से प्रोटीन के संश्लेषण में भी सहायता प्रदान करते हैं। अब हम आते हैं कि इतने सारे कार्य करते हैं विटामिन डी, तो विटामिन डी की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो इसका क्या इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर होगा। विटामिन, तो हम उसकी चर्चा करते हैं। विटामिन डी की शरीर में कमी के कारण रक्त में अल्कलाइन फॉस्फेटेज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। इसकी कमी से कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता, अतः हड्डियाँ और दांत क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। दुर्बल अस्थियाँ शरीर का भार भी वहन नहीं कर पाती और जरा सी चोट लगने पर क्या होती है,
जरा सी चोट लग जाए या गिर जाने पर वो टूट जाती हैं। विटामिन डी के कारण कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे रिकेट्स हो गया, टिटेनी हो गई, दांतों का टूटना हो गया, अस्थि मृदुलता जिसे ऑस्ट्रोमलेशिया कहते हैं, ये रोग इसकी कमी से हो जाते हैं। सर्वप्रथम अपन रिकेट्स को देखते हैं। तो रिकेट्स क्या होते हैं? बहुत छोटे बच्चों में और 6 से 18 माह के बच्चों में ये रोग अधिक होता है और इसकी कमी का कारण विशेष रूप से अस्वस्थ वातावरण में पलने वाले बालकों में ये रोग होता है। न शुद्ध हवा और पानी नहीं मिल पाता और सीलन भरी मकानों में रहते हैं जहाँ पर्याप्त सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती, तो ऐसे बच्चों में ये रोग अधिक हो जाता है। इसके लक्षण देखें तो छोटे बच्चों में खोपड़ी का जो अग्र भाग है या आगे का भाग है, जिसे फ्रंटल बोन कहते हैं, वो देरी से बढ़ता है। फिर खोपड़ी की जो हड्डियां हैं वो कोमल हो जाती है, चपटी हो जाती है, चौकोर हो जाती है। ललाट की अस्थि जिसे हम फोरहेड कहते हैं क्या होती है? बिगड़कर सामने की ओर उभार आ जाता है। मतलब जो ललाट की अस्थि होती है वो आगे की ओर से अधिक उभरी हुई दिखाई देती है। अस्थियाँ कोमल हो जाती है। लंबी अस्थियों के सिरे जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। रीढ़ की हड्डियाँ जो है वह कोमल और लचक वाली हो जाती है, कुब्बड़ निकल आती है। कभी कभी रीढ़ की हड्डियाँ एक तरफ मुड़ जाती है। पैर कमान की तरह, जिसे हम बोर्ड लेग कहते हैं, दिखाई देते हैं। पसली की अस्थियाँ बढ़ जाती है, मोती के रूप ग्रहण कर लेती है। इसे हम रैकेटिक सोरेसी कहते हैं। छाती की अस्थियाँ उभर जाती है और कुछ गड्ढा सा हो जाता है, जिससे वक्ष में विकृति उत्पन्न हो जाती है। इससे बालक का छाती को हम कबूतर की छाती की तरह, जिसे हम पिजन चेस्ट कहते हैं, दिखने लगता है। घुटने, जोड़ों, कलाई की अस्थियाँ क्या होती? चौड़ी हो जाती है। पैल्विक गुहा का समुचित विकास नहीं हो पाता और पाचन संबंधी गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती है। आमाशय तथा आंतों की मांसपेशियाँ कमज़ोर, निर्बल, अशक्त हो जाती है। इसलिए पेट उभरा हुआ दिखाई देता है। बच्चा थका हुआ, खिन्न, एकांत मतलब चिड़चिड़ा, बेचैन दिखाई देने लगता है। गहरी नींद नहीं आती और उसके हाथ पैरों की पेशियों में तीव्र पीड़ा होने लगती है। मांसपेशियों का विकास रुक जाता है। पेट की पेशियाँ विशेष रूप से प्रभावित होती है। रोग रोधक क्षमता कम हो जाती है। दांतों का समुचित विकास नहीं हो पाता। जोड़ों में सूजन आ जाती है। शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। वह टिंगना दिखाई देने लगता है। उसकी जो लंबाई है 3 से 4 फीट ही रह जाती है। दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस रोग, ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। ये रोग जो है मुख्यतः वृद्धों में होता है। अस्थियाँ जो होती है निशाक्त हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, भूरी भूरी हो जाती है तथा जरा सी चोट लगने पर, गिर जाने पर ये क्या होती है? टूट जाती है और टूटी हुई अस्थियाँ जल्दी नहीं जुड़ती। ऑस्टियोपोरोसिस मुख्यतः 2 कारणों से होता है। एक तो है हार्मोन की कमी से, दूसरा आहार में विटामिन डी एवं कैल्शियम की कमी के कारण होता है। हार्मोन की कमी से कैसे होता है? हार्मोन में गड़बड़ियाँ, असंतुलन, अनियमित स्राव से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ये रोग महिलाओं में मोनोपॉज के बाद होता है, क्योंकि मोनोपॉज के बाद यौन हार्मोन का स्रवण नहीं हो पाता और पुरुष में भी एंड्रोजन हार्मोन्स की कमी से सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। दूसरा, आहार में विटामिन डी तथा कैल्शियम की कमी से भी ये रोग होता है। इसमें क्या होता है? जब आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं लेते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता। इस कारण बिना अवशोषित हुआ कैल्शियम मल के साथ शरीर से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त शारीरिक क्रियाशीलता में कमी, व्यायाम
आदि न करने पर भी ये रोग देखने में आता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो इसमें जोड़ों में तीव्र दर्द, इसके लक्षण अगर हम देखें तो जोड़ों में तीव्र दर्द होता है, पीड़ा होने लगती है, ऐंठन होने लगती है, चलने फिरने में दर्द होता है, आराम महसूस नहीं होता, हड्डियां टूट जाती है, विशेषकर कमर और पैर की अस्थियां अधिक प्रभावित होती है, अस्थियां कमज़ोर होती है, कोमल हो जाती है, कमर और जांघों में दर्द होने लगता है, रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, जरा सी चोट लगने पे टूट जाती है, रक्त में अल्कलाइन फॉस्फेट की कमी हो जाती है, श्रोणि गुहा ठीक से कार्य नहीं कर पाती है, उसका विकास भी ठीक से नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त तीसरा जो रोग है वो टिटनी। ये रोग बालकों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। इसमें क्या होता है, हाथ पैरों में तीव्र दर्द होता है और पीड़ा और ऐंठन होने लगती है। फिर नेक्स्ट इसकी कमी से प्रभाव पड़ता है दांतों पर। दांत विशेष रूप से सड़ने लगते हैं, अस्वस्थ दांत हो जाते हैं, विकृत दांत देखने में आता है, दांतों के अंदर खोखर हो जाती है, दांत जो होते हैं देरी से निकलने लगते हैं, दांतों के डेंटिल तथा इनेमिल वाले भाग में कैल्शियम फॉस्फेट की जमाव में क्या होता है, कमी हो जाती है। अब हम देखते हैं विटामिन डी के प्राप्ति का साधन या प्राप्ति के स्रोत। विटामिन डी सूर्य की रोशनी और आहार से प्राप्त होता है। प्राणिज स्रोतों में विशेषकर मछलियों के तेल में विटामिन डी उपस्थित होता है और इसके अतिरिक्त ये अंडे की जर्दी में होता है और दूध से बने पदार्थों में ही उपस्थित होता है, पर वनस्पतिज भोज्य पदार्थों में ये बिल्कुल भी नहीं उपस्थित होता है। अब विटामिन डी की हम दैनिक मात्रा देखें कि दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, तो विटामिन डी उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जिसे ICMR ने विटामिन डी की कुछ प्रस्तावित मात्रा बताई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि शिशु तथा स्कूल पूर्व का जो बालक है उसे 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे आवश्यक होते हैं। किशोरी तथा किशोर को 200 इंटरनेशनल यूनिट पर डे आवश्यक होते हैं। वयस्क स्त्री पुरुष को भी 200 इंटरनेशनल यूनिट पर डे आवश्यक होते हैं। गर्भवती माता को 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे आवश्यक होते हैं। धात्री माता को भी 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे आवश्यक होता है। हमें क्या करना चाहिए बच्चों, सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का क्या है, बहुत अच्छा साधन है, ये निःशुल्क मिलता है, अतः इसका रोज़ उपयोग करना चाहिए। हमें रोज़ कुछ समय प्रातः धूप में बैठना चाहिए। ये हुआ विटामिन डी। आया समझ में? आया है तो धन्यवाद।